सम्मानित हमारे स्वास्थ्य मंत्री और सामाजिक न्याय मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, हमारे मोदी सिंह ठाकुर जी जो चेयरमैन है मिल्क फेडरेशन के, श्री प्रकाश चौधरी जी पूर्व में मंत्री है, श्री सोहनलाल ठाकुर जी पूर्व सीएस, हमारे इस क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे छोटे भाई महेश राज जी, हमारे एपीएमसी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया जी, पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी जी, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तो पृथ्वी सिंह नेगी जी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, हरिओम शर्मा जी अध्यक्ष, हमारे अमरचंद कौंडल जी, श्रीमती निर्मला चौहान जी, सविता गुप्ता जी, युवराज जी, केवल शर्मा जी, जगतराम जगत जी, जगदीश रेड्डी जी, शशि शर्मा जी। में जब मैं उनसे मिलने गया तो उनके आंखों में एक आशा की किरण जाग रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर मुख्यमंत्री जी ओथ लेने के बाद पहली बार अनाथ आश्रम में आए तो कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर करेंगे। ये सोच मेरे मन में पहले से थी और हमने अपनी सरकार बनने के बाद अगर देश का कोई पहला कानून बनाया तो जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया, यानी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता। इसका क्या कानून का मायने क्या है? इस कानून के माध्यम से आज 6000 हिमाचल प्रदेश के अनाथ बच्चे जो पैदा होने के बाद से लेकर 27 साल की उम्र तक रहेंगे, हमारी सरकार उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी, उनके हॉस्टल का खर्चा उठाएगी, उनके ट्यूशन का खर्चा उठाएगी और 18 साल की उम्र के बाद अगर वो आगे पढ़ाई करना चाहेंगे हर महीने उन्हें 4000 रुपया देगी, उनके कपड़ों के पैसे देगी और जब उनकी उम्र 27 साल की होगी घर बनाने के लिए उन्हें 2 लाख रुपया मिलेगा और शादी करने के लिए भी 2 लाख रुपया मिलेगा। ये अधिकार उन्हें कानूनी रूप में दिया गया। आज कोई भी अनाथ बच्चा किसी भी जगह है, अपने मामा के पास रह रहा है, चाचा के पास रह रहा है, जिसकी उम्र 27 साल से कम है, वो इन सब सुविधाओं का हकदार बन चुका है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैंने अधिकारियों की बैठक ली और अधिकारियों की बैठक के बाद मुझे पता लगा कि प्रदेश की आर्थिक हालत, पिछली भारतीय जनता पार्टी ने इस संपदा को, इस धन को इतनी बुरी तरह लुटाया कि पूरी प्रदेश का खजाना खाली करके चले। डबल इंजन की सरकार कहते थे, पड़ोस से आते थे और बड़ी बड़ी बातें की। अभी तक पिछली सरकार से हमें 50,000 करोड़ रुपया कम मिला, लेकिन हमारे मन में एक आशा थी, चुनौतियां थी, उन चुनौतियों का हमने सामना करना था। जब मैंने शिक्षा विभाग की बैठक ली तो शिक्षा विभाग की बैठक में क्या पाया कि हम स्कूल तो खोलते जा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आम परिवार के बच्चे हैं, गांव में से आए हुए बच्चे हैं, उनको हम क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। हमारे सरकारी स्कूल में उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी, लेकिन क्या हुआ, जिन सरकारी स्कूलों में कंपटीशन के माध्यम से टीचर आते हैं उसमें शिक्षा का स्तर में क्यों गिरावट आई, ये देश सोचने की बात थी। और मैंने पूरे शिक्षा प्रणाली का आरंभिक अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद ये पाया कि हम स्कूल तो खोल देते हैं, स्कूल में बच्चों को भी ला देते हैं, लेकिन क्वालिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और मैंने क्वालिटी के पैमाने को जब मापा तो पाया गया कि पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के माध्यम से 21वें स्थान पर पहुंच गया है। ये किसकी देन थी? ये पिछली भारतीय जनता पार्टी की देन थी। इसमें ताली नहीं बजानी थी, 21वें स्थान पर पहुंच गया। और किन बच्चों को? जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आम परिवारों के बच्चे थे। इस शिक्षा प्रणाली को कैसे सुधारा जाए, हमें फैसला करना था।
जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 600 शिक्षा संस्थान खोल दिए, कई जगह +2 कर दिए, कई जगह प्राइमरी से 8th कर दिया, कई नई प्राइमरी स्कूल खोल दिए। और ये कब हुआ? चुनावों से 6 महीने से पहले शिक्षा संस्थान नहीं खोले। और क्या हुआ? और इस शिक्षा प्रणाली का जो गुणात्मक स्तर पर अच्छी होनी थी वो और पिछले स्तर पर जाने लगी। अब फैसला ये करना था कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जहां शिक्षक नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन कर दी गई, स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया, क्या उन स्कूलों को अपग्रेड किया जाए या ना किया जाए? हमने फैसला किया। हमने कहा कि उन स्कूलों को तब तक अपग्रेड नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वहां हम टीचरों को न भर सके। और हमने 6000 टीचरों को भरने की प्रक्रिया शुरू की। बैच वाइज 3500 टीचरों को अभी तुरंत प्रभाव से भर दिया गया और बाकी की भर्ती प्रक्रिया चली हुई है। हमने क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए मर्जर की बात की। और इस मर्जर का क्या फायदा हुआ कि आज क्वालिटी एजुकेशन के माध्यम से जो हम 21वें स्थान में पहुंचे थे, आज 2 साल 10 महीने हमारी सरकार को बने हुए अभी हुए हैं, हम 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। ये मैं अपनी सरकार की कार्यप्रणाली बता रहा हूं। और बड़ा शोर करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्कूल बंद कर दिए गए। स्कूल बंद करने का हमारा कोई औचित्य नहीं है, लेकिन उस स्कूल में पढ़ने वाला जो आम परिवार से निकला हुआ बच्चा है, हम उसको धोखा दे रहे हैं। माँ बाप बड़े अरमानों से अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और उस स्कूल में जहां 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब भी ना पढ़ सके, तो वो सरकार धोखा दे रही है। हमने कहा कि कमी कहां है? हमने देखा प्राइवेट स्कूल खुले हैं, उसमें बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमने कमी को पहचाना और पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम से हमने पढ़ाई की शुरुआत की। यही नहीं, अब उसमें क्वालिटी में कैसे सुधार किया जाए? तो कोई प्राइमरी एजुकेशन का अलग डायरेक्टरेट है, एलिमेंट्री का अलग डायरेक्टरेट है। हमने एक ही स्कूल एजुकेशन का डायरेक्टरेट बनाया, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। और हमने कहा कि हम अपने बच्चों को जो सरकारी क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, इन्हें आने वाले समय के लिए क्वालिटी एजुकेशन देंगे। कैसे दी जाए, इस दिशा में सोचना शुरू किया। और मुझे खुशी है कि मैं जब करसोग आ रहा था, मैंने डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर साहब को कहा कि करसोग के स्कूल को पहला सीबीएसई स्कूल बनाया जाए और उसके सारे कागज भरे जाए। और पहला सीबीएसई स्कूल उसका नाम रजिस्टर्ड हो चुका है और अगले साल से करसोग का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसको सीबीएसई की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। वहां सभी टीचरों को, जितने भी टीचर है, चाहे साइंस के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, सभी टीचर उस स्कूल में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और वहां ड्रेस कोड टीचर्स का भी होगा और हमारे जो बच्चे हैं उनका भी, जो वहां का प्रिंसिपल तय करेगा, उसके माध्यम से इसको शुरुआत की जाएगी। अभी मुझे देशराज जी कह रहे थे कि स्कूल को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाया जाए और हम क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास करते हैं। मैं इस स्कूल को डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की भी घोषणा करता हूं, जो प्रस्तुत का है। अभी ये शुरुआत है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है। हर 5 साल बाद हिमाचल की जनता उसमें परिवर्तन कर देती है। और क्यों करती है? आपने कभी कल्पना की है? आपका दर्द कौन सरकार समझती है, कौन पीड़ा समझती है? पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपया हमसे ज्यादा मिला। उन्होंने जनता के धन को लुटा दिया, हमने जनता की संपदा और धन का सदुपयोग किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 50,000 करोड़ जो आरडीजी या रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, जो भारत सरकार द्वारा मिलती है, जो 14th फाइनेंस कमीशन द्वारा जयराम ठाकुर जी को मिली, 5 सालों में 50,000 करोड़ के करीब मिली। लेकिन जयराम ठाकुर जी ने राजनीतिक लाभ के लिए उस धन को लुटा दिया। हमने उस धन का सदुपयोग किया।
शिक्षा संस्थानों में बदलाव के लिए कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं आया। सिर्फ ये आते थे कि स्कूल को अपग्रेड कर दीजिए। कभी आपने देखा जिस स्कूल को आपने अपग्रेड किया वहां की क्वालिटी एजुकेशन क्या है? हमारी सरकार ने उसमें सोचा, और हमारी सरकार ने जब उसमें सोचा तो ये शिक्षा के स्तर में महत्वपूर्ण बदलाव आया। आने वाले 5 सालों में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा संस्थान हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट शिक्षा संस्थान होंगे, जहां आपको बेस्ट क्वालिटी की शिक्षा उपलब्ध होगी। दूसरा हमारी सरकार का केंद्र बिंदु है मेडिकल एजुकेशन में। आपके यहाँ डिस्पेंसरी खोल दी गई है। मैं भी आज घोषणा कर देता हूं कि 10 डिस्पेंसरी खोल देता हूं। नोटिफिकेशन होगी, पंचायत के प्रधान की नोटिफिकेशन लेकर हमारे लोकल लीडर के पास आएंगे, लेकिन 2 साल 1 साल के बाद डॉक्टर नहीं आएगा। तो किस कमी को पहचाना जाए? शिमला का आईएमसी सबसे बड़ा हमारा मेडिकल कॉलेज है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। वहां जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, एक्सरे की मशीनें हैं, एमआरआई की मशीनें हैं, वो 15 से 20 साल पुरानी है। अब 20 साल पुरानी मशीनों से आपके बीमारी को जब डायग्नोज किया जाता है तो बीमारी का सही तरीके से पता नहीं लगता है, और बाद में क्या होता है, डॉक्टर आपको रेफर कर देता है पीजीआई के लिए, और जब आप ठीक नहीं होते आप सोचते हैं कि मुझे अपना इलाज करवाना है, मुझे जितने भी पैसे हैं उसमें खर्च करने में किसी न किसी तरह ठीक हो जाऊं। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं। डॉक्टरों की पोस्टें खाली है, मेडिकल टेक्नोलॉजी खाली। आज मेडिकल टेक्नोलॉजी 20 साल पुरानी है, हमारी सरकार ने आके और उसमें भी ध्यान दिया। मैंने कहा जो पैसा भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से लूटने से हमारी सरकार ने बचाया है, उस पैसे को हम सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी लाएंगे। हमने 69 अदर स्वास्थ्य संस्थान खोले। मैंने हॉस्पिटल तो खोल दिए, लेकिन वहां एमओ है। आज अगर यहाँ सिविल हमारा जो हॉस्पिटल है करसोग का, यहाँ स्पेशलिस्ट आए हैं। यहाँ ये ठीक है कि रेडियोलॉजिस्ट अभी तक नहीं आया है, मैं उसकी भी सुविधा आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और आने वाले समय में हम मेडिकल इंस्टीट्यूशन को बेस्ट बनाना चाहते हैं। कैसे अच्छे बनेंगे और किस प्रकार से आगे बढ़ना होगा? सबसे पहले तो हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान दिया, जिसमें हमने करसोग का सिविल हॉस्पिटल भी दिया। देशराज जी आए, इन्होंने हमसे कहा, हमने कहा कि हम डॉक्टर नहीं देंगे, डॉक्टर के साथ आपको हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी भी देंगे। और 2 साल के भीतर हमने तकरीबन 200 एमओ को अभी सिलेक्ट किया, और आने वाले 1 साल के भीतर और 200 डॉक्टरों की हम नौकरी देने जा रहे हैं, ताकि प्रत्येक पीएससी में हमारा एक डॉक्टर बैठे। पीएससी में एमओ बैठेगा, लेकिन जो आपके ब्लॉक का सिविल हॉस्पिटल होगा उसमें 6 स्पेशलिस्ट बैठेंगे। उसकी सुविधा भी मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ आपको यही उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि आपको ये पता लग सके कि मुझे क्या बीमारी है। इस दिशा में हमारा ये दूसरा केंद्र बिंदु था, क्योंकि हमारी सरकार ने 7 केंद्र बिंदुओं को पहचाना। सड़कें हम बना रहे हैं, पीने के पानी की योजनाएं हम दे रहे हैं, हर जगह बिजली को हम दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी को क्या जरूरत है, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कार्य किया। तीसरा जो हमारा केंद्र बिंदु था वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या होती है? जब गांव के बैठे किसान के हाथ में, बागवान के हाथ में सीधा पैसा दिया जाए। सीधा पैसा कैसे दिया जाएगा? आप कमा रहे हैं लेकिन आपको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। आप ये सारी बैंक दूध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में आगे रही है। अब यहां 32 रुपए किलो 2022 तक आपको मिल्क फेडरेशन के साथ दूध खरीदा जाता था। मैंने पूरा सर्वे किया, मैंने कहा हम भी गांव में पशु रखते थे, 32 रुपए किलो में अगर पूरा दिन मेहनत करेंगे तो कैसे आपकी
कमाई और आमदनी बढ़ेगी, कैसे आपके जीवन में सुधार आएगा। 2 साल में हमने जो 32 रुपए आपको दूध मिलता था, उसमें हमने 21 रुपए की बढ़ोतरी करके जो गांव में बैठा हुआ दूध उत्पादक है उसको हमने 51 रुपए और 2 रुपए उसके पेट के 53 रुपए के हिसाब से। अब जिसने गाय रखी है या कोई और पशु रखा है तो वहां गोबर भी होगा। हमारी सरकार 3 रुपए किलो के हिसाब से गोबर की भी खरीद कर रही है। और उसके अलावा कहा कि हमारे पास जमीन की होल्डिंग बहुत कम है, किसी के पास 2 बीघे है, 3 बीघे है, 4 बीघे है। जो गोबर आधारित मक्की पैदा करेगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार उनसे 40 रुपए किलो मक्की खरीद रही है। पिछले साल हमने 30 रुपए किलो मक्की खरीदी थी। इसके अलावा इस बजट में जो गोबर से सिर्फ गेहूं पैदा करेगा, यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, 60 रुपए किलो हिमाचल प्रदेश की सरकार गेहूं खरीदेगी। लेकिन कई लोग काम नहीं करना चाहते, और अगर वो काम नहीं करना चाहते लेकिन उनके पास जगह है, उनके लिए भी हम योजना लेकर आए। हमने कहा कि साल में एक बार आप हल्दी पैदा करोगे। हल्दी को ना तो बंदर खाता है, ना जंगली पशु खाते हैं। अगर आप लगा दोगे तो कच्ची हल्दी हिमाचल प्रदेश की सरकार 90 रुपए किलो खरीदेगी, जो हम किसानों से हम खरीदने जा रहे हैं। ये हमारी योजना है। उसके लिए आपको प्राकृतिक खेती का फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको घर बैठ के, जिसके पास 10 बीघा जगह होगी, घर बैठ के साल में आप 10 लाख रुपया हल्दी से, गेहूं से, मक्की से कमा सकते हैं। मैंने ये बार बार कहा है कि हम प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। 80% हमारे परिवार गांव में रहते हैं, तो हमने मनरेगा की दिहाड़ी भारत सरकार ने नहीं बढ़ाई है। मनरेगा की दिहाड़ी हमने 80 रुपए 2 सालों में बढ़ाई है। ये पैसा कहां से आया? ये पैसा आपका, आपकी संपदा है। अगर यही काम पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार कर देती तो आज हिमाचल प्रदेश का किसान, उसकी आमदनी दुगनी होती है, बागवान की आमदनी दुगनी होती। लेकिन उन्होंने ये चोर दरवाजे से, भ्रष्टाचार के रास्ते से आपके पैसे को लुटाया। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी, जितने सरकारी कर्मचारी है ओल्ड पेंशन स्कीम दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली में जाकर हमारे जो एडिशनल बोरिंग है 1600 करोड़ रुपया जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, उस एडिशनल बोरिंग को बंद करवा दिए। उनके समय आती रही, हम पर यह दबाव डाला जाता कि आपने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। मैंने कहा, मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए नहीं दी कि उन्हें कोई बेनिफिट हो रहा है। मैंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम मैंने उन सरकारी कर्मचारियों को इसलिए दी, अगर मैं चाहता तो ओल्ड पेंशन स्कीम में 2027 में विधानसभा चुनावों से पहले करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आज जो हमारे बुजुर्ग हैं वो किसी की ओर ना देखे, उन्हें सरकार से जो सरकारी कर्मचारी लगा हुआ है, जिसने हिमाचल प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसे हम पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। और हमने पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम दी, जिसका असर क्या हुआ? हमारे 1600 करोड़ रुपए बंद हो गए, और जो जिसको पेंशन 3000 रुपया मिलती थी वो बढ़कर 30,000 रुपया होगी, और उनके जो परिवार के लोग हैं उन्हें भी आदर से देखने लगे। ये एक सामाजिक सुरक्षा हमने अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को दी। 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, हमने कहा कि उनको हम पेंशन देंगे। उनको पेंशन 1100 रुपए मिलती थी। हमने सबसे पहली स्तर पर सभी महिलाओं को 60 साल से ऊपर को, जिनको 1100 रुपए मिलती थी, 2 साल में 1500 रुपया सभी महिलाओं को, 2,80,000 महिलाओं को 1500 रुपया पेंशन दी। 400 रुपए की बढ़ोतरी उन महिलाओं के लिए भी की। कई बार मैं सुनता हूं कि जयराम ठाकुर जी बोलते हैं कि महिलाओं को 1500 रुपया कब देंगे। हम व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, और जल्दी ही हम 1500 रुपया जिन महिलाओं को हमने वादा किया आने वाले समय में, गांव में बैठी महिलाएं जिनकी आय कम है, उनको उपलब्ध करवाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उससे पहले जो हमारे और
दायित्व है जिसका हमें निर्वाह करना है। हमारी सरकार उस दृष्टि से भी नीतिगत परिवर्तन ला रही है। विधवा महिलाएं हैं, एकल नारी है। विधवा महिलाओं की समाज में किस दृष्टि से देखा जाता है, हमने कहा कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हिमाचल प्रदेश की सरकार है। कई महिलाओं के पास घर नहीं है। आज हम इस क्षेत्र से उस योजना का भी शुभारंभ कर रहे हैं कि जो एकल नारी है, जिसकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वो किसी पंचायत पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन गरीब है, उसको हमारी सरकार 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए देगी। जो एकल नारी है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसको भी हमारी सरकार 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए देगी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये सब पैसा आपका है। हम आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिलान्यास तो चुनावों से पहले बड़े कर दिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जयराम ठाकुर जी है, उन्होंने छतरी में एक ITI की बिल्डिंग बनाई। 40 करोड़ रुपए की लागत से ITI की बिल्डिंग बनी। बच्चे कितने हैं उसमें? 18। पूरे प्रदेश में कैसे आपके धन को लुटाया गया, ये यही की बात नहीं है। 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें जो सरकार के द्वारा पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई थी, 1000 करोड़ की, ठेकेदारों को लाभ देने के लिए, ठेकेदारों को लाभ देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बनाई है। धर्मशाला, शिमला, वो आज खाली पड़ी है। क्यों खाली पड़ी है? इसलिए कि उन ठेकेदारों को फायदा होना चाहिए। ये जनता का धन उन्होंने लुटाया है। हमने कहा ठेकेदारों के लिए जो कार्य है वो उसे करना चाहिए, और हमने कहा कि हम जो जनता का पैसा है उसको सही सदुपयोग में लगाएंगे। अनाथ बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे, विधवा बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे, और जो आम नागरिक है उनके हाथ में हम पैसा देंगे। ये हमारी सोच से हमारी सरकार कार्य कर रही है। अधूरी बिल्डिंगें बनाकर छोड़ गए, ठेकेदारों की पेमेंट देने के लिए हम रह गए। इसकी बिल्डिंग की ऐसी हालत थी, कहा ठेकेदार साहब को बिल्डिंग पूरी करनी है तो 5 करोड़ रुपया दीजिए, 7 करोड़ रुपया दीजिए। हमने कहा कि हम इस बिल्डिंग को भी पूरा करेंगे और यहाँ ऑफिस भी शुरुआत करेंगे। आज इस बिल्डिंग को पूरा करते मुझे ये खुशी हो रही है कि इसके साथ ही हमने एक अपने युवा बच्चों को पढ़ने के लिए, युवा बच्चों को पढ़ाई के लिए, जो बच्चे यहाँ पढ़ना आना चाहते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी का भी हमने उद्घाटन आज किया है, ताकि बच्चे यहाँ पढ़कर जो भविष्य की चुनौतियां उनका सामना कर सके और आने वाले समय में उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ये सब योजनाओं में पैसा कहां से आता है? ये सभी योजनाओं में पैसा सही सदुपयोग करके आता है। हमारी सरकार को जिसको 50,000 करोड़ रुपया कम मिल रहा है, फिर भी वो विधवाओं के लिए योजना लेके आ रही है, अनाथ बच्चों के लिए योजना लेके आ रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय का दूध जो बेचते हैं उनके लिए योजना लेके आ रही है, जो किसान है उसके लिए योजना लेके आ रही है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, कई बार हम कड़वे फैसले करते हैं। मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक सोशल मीडिया का सेल है, जैसे ही मैं बात करता हूं उनके सेल में कमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। हम इन चीजों से घबराने वाले नहीं। हम आपके लिए काम करने के लिए आए हैं, हम आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि एक 40-50 साल से एक ऐसी व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को परिवर्तित कर रहे हैं, उसमें फैसले लेने होते हैं। क्या कभी कोई सोच सकता था कि करसोग में भी CBSE गवर्नमेंट स्कूल होगा? ये व्यवस्था परिवर्तन का ही नतीजा है कि करसोग में CBSE भी होगा और अगले साल से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल भी होगा। क्या कोई सोच सकता है कि गाय पालने वाला उसे 51 रुपए दूध का मिलेगा? ये बात यहाँ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि मैं गांव के किसानों के पास पैसा देना चाहता हूँ, गांव की संपदा को गांव के लोगों के हाथ में सौंपना चाहता हूँ। मैं लुटाने के लिए नहीं आया हूँ। इसीलिए जब हम फैसले करते हैं तो कई बार
कई लोगों को थोड़ी सी अड़चने होती है, कई लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है, और व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हम आत्मनिर्भर हिमाचल की सोच लेकर आए। हम उद्योगों को हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी दे देते हैं, लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी बांट देते हैं, 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से प्लॉट दे देते हैं। जयराम ठाकुर जी ने तो 4 कस्टमाइज पैकेज दिए, 5000 बीघा जगह, 5000 बीघा बत्ती में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर कर दी गई, और कहा गया कि 3 रुपए यूनिट इनको बिजली दी जाएगी, जबकि वहां से हमको जीएसटी कुछ नहीं आना है। तो मैंने कहा अगर आप 5000 बीघा जगह उन लोगों को दे सकते हैं तो मैं गांव के किसानों के हाथ में जो काम करने वाले हैं उनको सीधा पैसा क्यों ना दूं। इसलिए हमने हमेशा कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। जहां आम बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़कर ये सोचे कि आने वाले समय में मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, नेता बनूंगा, आईएएस ऑफिसर बनूंगा, आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, हम ऐसी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करने हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं। हम हेल्थ सेक्टर में इतना अधिक पैसा खर्च करने जा रहे हैं, 3000 करोड़ अगले 10 साल में हिमाचल प्रदेश की हर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था में और अदर स्वास्थ्य संस्थानों में हम खर्च करने जा रहे हैं। किसी ने सोचा कि आज रोबोटिक सर्जरी जो एम्स में हो रही है वो आज चमियाना में हो रही है, टांडा में हो रही है, आईजीएमसी में होगी, जहां ऑपरेशन करने के बाद आप सही सलामत अपने घर में वापिस आ जाएंगे। कैंसर का इलाज हो रहा है, आज हम पैट स्कैन आईजीएमसी शिमला में लगाने जा रहे हैं। 20-20 साल पुरानी मशीनों को बदला जा रहा है। हम सिर्फ जनता को धोखा देने के लिए नहीं आए हैं, जनता के दर्द को दूर करने के लिए आए हैं। अगर गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने वाला कोई भी मरीज आएगा तो उसमें विश्वास होना चाहिए कि मेरा यहाँ इलाज ठीक हो। अभी इस विश्वास की कमी है, इसको हम दूर करने के लिए आए हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और मैंने कहा है कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। हमने इस दिशा में काम करना शुरू किया है। इसका एक उदाहरण है, प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको सिर्फ 1,30,000 आता है। पिछले वर्ष आपदा आई, हमने 7 लाख रुपए अपने परिवार के लोगों को दिया, जिसका घर पूरी तरह टूट गया था, जिसका घर में छोटी सी भी दरार आई उसको 25,000 रुपया मिलता था, हमने उसे 1 लाख रुपया दिया। जिसका पशु छोड़कर उनके चला गया, उस पशु की मृत्यु पर हमने 55,000 रुपए देने की घोषणा की। ये सब कहां से आया? ये सब आपका पैसा था, इसको सही दिशा देने की। आज जितने भी घर हिमाचल प्रदेश में 2024-25 की आपदा में गए हैं, अभी हमें 1500 करोड़ रुपए का कोई पैकेज नहीं मिला है, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी लोगों के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, हमारी सरकार इसी महीने उनको 7 लाख रुपया देने की योजना को लेकर आ रही है और उन्हें घर बसाने के लिए 7 लाख रुपया देंगे। घर के अंदर जो बर्तन हैं, घर के अंदर के जो बर्तन उनके ढह गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उसके लिए 70,000 रुपया अलग से मिलेगा। 7,70,000 की योजना हम उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए दे रहे हैं जिनके घर पूर्ण तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये पैसा आप लोगों का है। इसीलिए मैं इस मंच के माध्यम से अपने जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको कहना चाहता हूं कि आप निश्चित रहिए। और आज इस मंच के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जहां हमें कई प्रकार के दबाव झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन हम ओल्ड पेंशन स्कीम से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी यात्राएं झेलनी पड़े। हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम जो दे रहे हैं 1,38,000 को, वो देते रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे साथी महेश राज जी ने कुछ चीजों को कहा है, जिसमें इन्होंने कहा कि सीबीएसई स्कूल मिलेट प्रोसेसिंग
मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए निश्चित तौर पर करसोग में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए। पहली स्टेज में हम मिल्क बल्क कूलर लगाएंगे और दूसरी स्टेज में हम मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मैं घोषणा करता हूं। तिगनी के स्कूल को तिरपन और पागला के लिए मैंने कहा कि पागला का कार्यक्रम रखिए। इन्होंने कहा कि इन 2 स्कूलों को भी सीबीएसई के किया जाए। मैं इन दोनों स्कूलों को सीबीएसई करने की घोषणा करता हूं और उनमें एक बहुत यहां मैं अभी पता कर रहा था कि लाइट की बहुत कमी है और जो 66 केवीए का आपका जो सब स्टेशन है वो कम से कम 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का बनता है। मैं इसके लिए 66 केवीए के सब स्टेशन बनाने की भी घोषणा करता हूं ताकि करसोग में जो लाइट की कमी है उससे वो पूरा किया जा सके। इसके अलावा पटवार सर्कलों की इन्होंने 3 पटवार सर्कलों की बात की है। मैं तीनों पटवार सर्कल को देने की भी घोषणा करता हूं। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने पटवार सर्कल मांग ली है। अभी आने वाले समय में आपकी जो रजिस्ट्री है वो घर बैठ के होने वाली है। आपका इंतकाल भी घर बैठ के होने वाला है। अभी मैं देखता था कि पटवारी के पास बैठे हैं, इंतकाल के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो तहसीलदार साहब नहीं है। बेचारे गांव से आते हैं लोग, इंतकाल करवाना होता है, रजिस्ट्री करवानी होती है, कभी तहसीलदार नहीं मिल रहे, कभी नायब तहसीलदार नहीं मिल रहे। आने वाले 1 वर्ष में आपकी रजिस्ट्री अगर आप शिमला बैठकर भी करना चाहोगे तो ऑनलाइन आपकी शिमला में हो जाएगी। हमारी सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है ताकि आपको घड़ी घड़ी तहसीलदार के चक्कर न लगाने पड़े। और इंतकाल की भी व्यवस्था में हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। इंतकाल भी आपका वो अगले जो हमारी जो स्कीम आ रही है, इंतकाल आपका 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। हमारी सरकार उस इंतकाल का भी इस इंतकाल को भी करने जा रही है। आने वाले समय में देखेंगे आपको पूरा जमीन का नक्शा जो अभी फोन हाथ में लिया है ना, उसके माध्यम से आप पूरी अपनी जमीन देख सकेंगे। डिमार्केशन का काम जो है, उस डिमार्केशन के काम को हमारे जो पटवारी लोग हैं वो सब लोग करेंगे। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन कागज आपको सब उपलब्ध होने वाले हैं। जो महेश जी ने पटवार सर्कल मांगे हैं उसको भी मैं देने की घोषणा करता हूं। जो बसेस की इन्होंने बोला है कि बसेस की कमी है, तो बसेस की जो एक और रोड की बात की है जिसको इन्होंने कहा कि अगले वर्ष में उसको सत्तापानी पखरोड़ का जो रोड है उसको सीआरएफ में डालने की बात की है। अगले वर्ष में उसको सीआरएफ में डालने की घोषणा भी मैं करता हूं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा, आप निश्चित रहिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी एक भी योजना ऐसी बता दीजिए, एक भी ऐसी योजना बता दीजिए जो आम लोगों से जुड़ी हो, आम परिवार के लोगों से जुड़ी हो। नारे तो बहुत अच्छे देते हो और झूठ भी बड़ी स्पाइस से बोलते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं और आने वाले समय में और करेंगे, क्योंकि जो पैसा सरकार द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए किया जाता है वो पैसा आपका है। अभी हमारे फैसले, जिस तरह आंवला आप खाते हैं ना, आंवला जब खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा शुरू में चबाने से थोड़ा कड़वा लगता है और धीरे धीरे उसका स्वाद मीठा लगने लगता है। तो हमारा स्वाद जो अब मीठा लगने का समय आ गया है, हमने फैसले किए हैं, हमने रैशनलाइजेशन की है, हमने स्कूल्स को इसलिए बंद किया ताकि वहां क्वालिटी एजुकेशन साथ वाले स्कूल में दिया जा सके। आने वाले समय में हम और फैसला करेंगे और मेरा ये मानना है कि इस फैसलों के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन होगा। एक ही ढर्रे से कागजों के द्वारा सरकारें चलाई जा रही है। हम कह रहे हैं कि आम आदमी को न्याय मिलना चाहिए, गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। इस प्रकार की नीतिगत हम बदलाव लाकर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से करसोग की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।
और अभी जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था कि हल्दी लगी हुई है, ये जो फार्म हाउस है हल्दी लगी हुई है, तो यहाँ हल्दी होती है। तो अगली बार आप जब हल्दी उगाएंगे तो याद रखना कि आपके खेत से जिसका 5 बीघे का खेत होगा 10 लाख रुपए सरकार आपको कच्ची हल्दी पीने के लिए देगी। और इसके अलावा दूध के मूल्य में जो हमने वृद्धि की है, आने वाले समय में इसमें किस प्रकार से और स्ट्रेंथनिंग की जा सकती है, हमारी सरकार इस और भी देखेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक ITI की बिल्डिंग अधूरी रह गई है जिसको मैंने देखा है, उसमें हम नए कोर्स शुरू करेंगे। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इन 2 कोर्स को ITI की बिल्डिंग जब बनेगी तो हम इसको शुरू करने की भी घोषणा करते हैं, क्योंकि ये इन्होंने मांगे नहीं है, लेकिन आने वाले युवा पीढ़ी के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत जरूरी है। तब उनको जॉब के जो साधन है वो जल्दी उपलब्ध होंगे। और बिल्डिंग को हम इसी वर्ष में पूर्ण करने की मैं घोषणा करता हूं ITI की। और जो पॉलिटेक्निकल का सर्वे करना पड़ेगा, बच्चे है कि नहीं है, तो इसलिए उसका सर्वे करवाने के बाद ही मैं आपका पूरा ध्यान करेंगे और उसके बाद इस यहाँ घोषणा करने के लिए दोबारा भी तो बुलाना है, अपने की नहीं बुलाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे यहाँ करसोग में 94 घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। इन 94 घरों को हमारी सरकार जो 7 लाख रुपया और 70,000 कपड़े और बर्तनों के लिए उपलब्ध कराएगी, जो 94 घर हो गए। उसके लिए हम एक कार्यक्रम आयोजित करेंगे और निश्चित रूप से जिनके घर आंशिक रूप से डैमेज हुए, वो 161 के करीब घर है, उनको 1 लाख रुपया उपलब्ध करवाया जाएगा। और जो मिसिंग है उनको 4 लाख रुपए की एक मुश्त उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। इस तरह सबसे पहले जो बादल फटा था, बादल फटने की घटना सबसे पहले जो इस बरसात में 2025 में हुई, करसोग में हुई थी, उसके बाद 60 के करीब बादल फटे हैं। इस सब का भी हमारी सरकार अध्ययन करवा रही है कि बादल फटने के क्या कारण है, और इस अध्ययन के आधार पर हम आगे की नीतियां इन क्षेत्रों के लिए बनाकर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हेलीपैड के बारे में बोला, उसका भी अध्ययन करवाएगा, पॉलिटेक्निकल का भी सर्वे करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।